बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी का सहारा बनते हुए उसे अपने साथ लेकर एक मार्केट में जाता है। वहां पर एक फल वाली रेडी के पास जाकर रुक जाता है और जाने के बाद उस फल वाले से कहने लगता है कि भैया हमें फल दे दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर जो फल वाला होता है वह उन्हें फल तो देने लगता है, लेकिन उन दोनों की हालत को देखकर वह उनसे पूछने लगता है कि अंकल आंटी, क्या आपके बच्चे नहीं है जो इस उम्र में आपको फल खरीदने के लिए ऐसी हालत में यहाँ आना पड़ता है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बुजुर्ग पति पत्नी होते हैं उन दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ये फल वाला उनकी आंखों में आंसू देखता है तो उन्हें सबसे पहले तो चुप कराता है और चुप कराने के बाद पूछने लगता है कि क्या हुआ अंकल आंटी, आप इस तरह से क्यों रोने लगे। तो उसके बाद वे बताते हैं और जो बात वे बताते हैं उसे सुनने के बाद ये रेहड़ी वाला उनसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। कौन थे वे बुजुर्ग अंकल आंटी और किस वजह से ये रेहड़ी वाला उन्हें अपने घर ले जा रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अलीगढ़ के अंदर एक पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें से पति का नाम प्रेमचंद होता है और पत्नी का नाम सरिता होता है। प्रेमचंद जो कि सरकारी टीचर थे और उनके पास गांव में ढेर सारी पुश्तैनी जमीन भी थी। यहां पर वह अब दोनों पति पत्नी एक अच्छे से मकान के अंदर रहा करते हैं, लेकिन उनके सिवा इस घर में उनकी देखरेख करने वाला और कोई नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की देखरेख किया करते हैं और कभी कभी जो सरिता हुआ करती है वह इस बात को सोच सोच कर काफी परेशान होती है, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे और चारों बच्चों में से कोई भी बच्चा उनकी देखरेख के लिए उनके पास नहीं रहा और चारों के चारों विदेश में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह तो केवल कैजुअली कभी कभार फोन कर लिया तो कर लिया, वरना कई कई महीने तक तो उनका फोन भी नहीं आया करता है। इस बात को सोच सोचकर जो सरिता होती है वह कभी कभी अपनी कोख को कोसने लगती है। कहती है कि इस कोख से मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने बिल्कुल भी बुढ़ापे में हमारी कदर नहीं की, जबकि बच्चे तो बुढ़ापे में माता पिता की कदर के लिए हुआ करते हैं। यहाँ तक कि दोनों पति पत्नी ने कई बार अपने बच्चों को फोन करके यहाँ पर आने के लिए भी बोल दिया था और साथ में ये भी कहा था कि बेटा अब हम बुजुर्ग हो चले हैं और हमें अपने पास बुला लो, लेकिन सभी बच्चे एक से दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर इस तरह से टाल दिया करते और कहा करते कि मां भैया को बोल दो, वो आपको ले जाएंगे और हमारे यहां पर इतनी जगह नहीं है और हम तो जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बातों को सुन सुनकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर यहां पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को जीने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे समय इसी तरह से चल रहा था और तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है उसका एक साथ का टीचर जो कि उसी के साथ बच्चों को पढ़ाया करता था और वो दोनों काफी अच्छे मित्र थे, जिसका एक ही लड़का था, तो वह उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि वह यहाँ पर किसी काम से आया था अपने बेटे के साथ। और तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर तो उसका दोस्त रहा करता है जो कि उसके साथ बच्चों को पढ़ाया करता था। तो उसके बाद वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसको उसका एड्रेस अच्छी तरह से पता था, तो यहाँ पर वह अपने बेटे के साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे अपने दोस्त प्रेमचंद की ऐसी हालत देखता है कि वह अकेला अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में ऐसी हालत में रहा करता है जब उन दोनों की बार बार तबीयत खराब हो जाया करती है, तो वह उसके बाद उससे कहने लगता है कि देखा ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि बच्चा अगर एक हो या अनेक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चाहे तो एक ही हमें अच्छी तरह से रख सकता है और नहीं रखने को 4-4 बच्चे भी अच्छी तरह से नहीं रख सकते। दरअसल यहाँ पर जब ये दोनों स्कूल के अंदर पढ़ाया करते थे तो यहाँ पर उसके दोस्त का तो एक ही बच्चा था और इसके 4 लड़के थे, तो यह अपने दोस्त से कहा करता था कि 1-2 बच्चे और कर ले, एक का कोई भरोसा नहीं है बुढ़ापे में सेवा करे या ना करे। तो वह हंसकर कह दिया करता था कि भाई मेरे बात ऐसी है कि अगर चाहे तो एक बच्चा ही हमारी जिंदगी को पार कर सकता है और अगर नहीं करेगा तो चाहे तुम्हारे 4 बच्चे हो वो भी तुम्हारा बुढ़ापे में साथ नहीं देंगे। ये बात अब उस टीचर की सही हो गई थी और इसके बाद यहां पर जब प्रेमचंद इन बातों को सुनता है तो एकदम से वह अपनी आंखों को नम तो कर ले आता है, लेकिन अपने दोस्त के सामने इन बातों को जाहिर नहीं होने देता और कहता कि फिर क्या हो गया, मेरी तो अभी तक पेंशन आया करती है और पेंशन के सहारे से मैं अपना जीवन जी लूंगा। मैंने खुद ने ही अपने बच्चों से कह रखा है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो यहां पर अपने समय को व्यतीत कर लूंगा। ऐसा कहकर वह इस बात को टाल देता है और थोड़ी देर अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने के बाद उसका दोस्त यहां से चला जाता है। धीरे धीरे अब इन बातों को कुछ ही समय बीतता है और उसके बाद अचानक से जो प्रेमचंद की पत्नी सरिता होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिलहाल उसकी उम्र 68 साल है। यहाँ पर प्रेमचंद की उम्र 70 साल है और 70 साल की उम्र में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि बच्चों के बारे में सोच सोचकर दोनों पति पत्नी रात रात भर रोया करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो बच्चे इस तरह से उनका साथ नहीं दे रहे और बुढ़ापे में उन्हें अकेला जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसी वजह से जब पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहां पर जो पति होता है वह उसका सहारा बनता है और उसे सहारा देकर यहां से डॉक्टर साहब के पास ले जाता है।
जैसे ही तैसे दोनों पति पत्नी ऑटो में बैठकर डॉक्टर साहब के पास तो पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उन्हें दवा भी दे देते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि देखो पत्नी को अब फलों की डाइट की जरूरत है और आपको ज्यादातर इन्हें फल ही खिलाने होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है वो कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को फल खिला दूंगा। अब जहां पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक था वहां से फल की जो मार्केट थी वो ज्यादा दूर नहीं थी, तकरीबन 100 से 150 मीटर दूर थी। तो दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि चलो यहां से वहां तक पैदल पैदल ही चलते हैं, और यहां से कोई ऑटो भी उन्हें नहीं मिलने वाला था। तो इसके बाद पति पत्नी पैदल पैदल फल मार्केट की तरफ चलते हैं और थोड़ी देर में एक दूसरे का सहारा बनते हुए फलों की मार्केट में एक रेहड़ी पर पहुंच जाते हैं, जिस रेहड़ी को एक नीरज नाम का लड़का चलाया करता था, जो कि बड़ा ही खुशमिजाज था और अपने साथियों से ढेर सारा मजाक भी किया करता था। यहाँ पर उसके पास सभी तरह के फल थे और उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। अब जैसे ही दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं और जाकर उससे फल मांगने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा हमें फल दे दो। तो यहाँ पर नीरज पूछता है कि अंकल कैसे कैसे फल चाहिए आपको और कितने कितने चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद होते हैं वो उसे बता देते हैं कि सभी फलों में से एक एक 2-2 किलो दे दो और उसके बाद हमें बता दो कि कितने पैसे हुए हैं। तो यहाँ पर नीरज फल तोड़ने लगता है, लेकिन जब वो दोनों पति पत्नी की हालत देखता है कि ऐसी उम्र में भी वो अकेले आकर यहाँ पर फल खरीद रहे हैं, तो वह पूछ उठता है कि अंकल आंटी क्या आपके बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है वो कहता है कि बेटे बच्चे तो हैं, बताओ क्या हो गया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है और इस उम्र में भी आपको फल खरीदने के लिए आना पड़ रहा है। बच्चों को भेज देते अगर बच्चे हैं तो वो क्या आपका कहा नहीं मानते। इस बात को वह हंसते हुए कहने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर प्रेमचंद और सरिता दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जैसे नीरज उनकी आंखों में आंसू देखता है तो एकदम से सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया है, और इसके बाद फौरन से फलों को तोड़ना छोड़कर उनके पास आता है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। कहता है कि अंकल आंटी मुझसे गलती हो गई और आप प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह बात सुनकर जो प्रेमचंद और उसकी पत्नी सरिता होते हैं वह चुप तो हो जाते हैं, लेकिन तभी यहां पर नीरज से कहने लगते हैं कि नहीं बेटा वो बात नहीं है, दरअसल हमने 4 बच्चों को जन्म दिया था ताकि वो बुढ़ापे में हमारी देखरेख कर सके, लेकिन जब तुमने हमसे पूछा कि इस तरह से तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, वो फल ले जाते, तो उसके बाद ये बात हमारे दिल में चुभ गई। अब इस बात को सुनकर जो नीरज होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे। तो यहाँ पर जो नीरज होता है उन्हें बताने लगता है, कहता है कि अंकल आंटी अगर आपके बच्चे आपकी देखरेख नहीं किया करते तो क्या मैं आपकी देखरेख कर सकता हूं और क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। अब इस बात को सुनकर प्रेमचंद और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया, क्योंकि आज के जमाने में तो बच्चे माँ बाप को बोझ समझा करते हैं और तुम हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो नीरज होता है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि अंकल आंटी दरअसल मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है और बचपन से मैं अनाथ हूं। उसके बाद मैं सोचा करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मेरी जो शादी होगी तो मैं अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता का दर्जा दूंगा और माता पिता का प्यार पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरी शादी भी एक अनाथ लड़की से हो जाती है जिसका नाम आरती होता है। अब यहाँ पर जो मेरी पत्नी आरती होती है उससे मेरी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद भी मैं माता पिता के प्यार से वंचित ही रह गया। इधर जो मेरी पत्नी होती है उसे भी माता पिता की जरूरत होती है और वह भी शादी से पहले यही सोचा करती थी कि शादी के बाद सास ससुर होंगे और वही मेरे माता पिता बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी रात के समय मैं और मेरी पत्नी मिलकर जब ये सोचा करते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है कि हमें माता पिता का प्यार ही नहीं मिला, तो उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा परेशान हुआ करते हैं। और जब मैंने आपसे सुना कि आपके बच्चे 4 होने के बाद भी आपकी देखरेख नहीं किया करते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या आप लोग मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि हम आपकी देखरेख करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो प्रेमचंद और सरिता होते हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोच विचार करने के बाद कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ चल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नीरज होता है वह कहता है कि ठीक है अंकल आंटी, अगर ऐसी बात है तो आप अभी के अभी मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी को जब ये पता चलेगा कि हमें माता पिता मिल गए हैं सेवा करने के लिए तो उसके बाद वो बड़ी खुश होगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो नीरज होता है अपने साथ के व्यक्ति से दुकान को देखने के लिए कहता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर वहां से अपने उस छोटे से किराए के कमरे में चला जाता है जिसके अंदर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनकी अभी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई है और यहाँ पर जो पत्नी होती है जैसे घर के
अंदर बुजुर्ग पति पत्नी को देखती है तो पूछने लगती है अपने पति से खुश होकर कि ये कौन है और आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो उसके बाद नीरज हंसते हुए कहने लगता है कि तुम कहा करती थी ना कि माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तो आज मैं तुम्हारे लिए माँ बाप लेकर आया हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आरती होती है फौरन से अपने पल्लू को अपने सर पर रखती है और उसके बाद उनके पैर छूती है। दोनों पति पत्नी उनका अच्छे से वेलकम करते हैं और घर के अंदर बैठाते हैं। यहाँ पर बैठने के बाद वो ढेर सारी बातें उनसे करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से चाय पानी पिलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद जो प्रेमचंद होता है वह नीरज से कहने लगता है कि ठीक है बेटा, हम लोग ऐसा करते हैं, घर चलते हैं और घर से अपना जो छोटा मोटा सामान है उसको अपने साथ ले आते हैं और उसके बाद हम यहीं पर रह लेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहता है कि ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ और उस सामान को मैं लेवा कर ले आता हूँ, आप आंटी को यहीं पर रहने दो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, हम दोनों को जाना होगा क्योंकि उसका हिसाब भी करना है और तू क्यों अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। मैंने बोल दिया ना कि मैंने अब तेरा घर देख लिया है और मैं यहीं पर तेरी आंटी को लेकर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जो प्रेमचंद होता है वो उसे मना कर देता है। तो नीरज भी इस बात के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करता। तो यहाँ से दोनों पति पत्नी के लिए वह एक ऑटो करता है और उस ऑटो में बिठाकर उन्हें यहाँ से रवाना कर देता है। अब जो प्रेमचंद होता है वह अपनी पत्नी सरिता के साथ जब उस ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ का सफर तय कर रहा था तो उसके बाद पति पत्नी आपस में बातें करते हैं और उन दोनों के बारे में बात करते हैं कि कितने अच्छे बच्चे हैं ना, ऊपर वाले ने इनके साथ कैसा कर दिया कि इनको माता पिता ही नहीं दिया, और एक हमारे बच्चे हैं जिनके माता पिता होते हुए भी वह माता पिता की कदर नहीं किया करते। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इससे हमें क्या मतलब है, हमें तो बच्चों का प्यार मिल जाएगा और हम इनके पास रहकर देखते हैं कुछ दिन। तो यहाँ पर जो सरिता होती है वो कहने लगती है जब वो लड़का आपके साथ आने के लिए बोल रहा था तो आपने उसे अपने साथ लाने के लिए मना क्यों कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया बड़ी मतलबी है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और देखो तो सही कि सच्चे मन से हमारी देखरेख करते हैं। अब यहाँ पर जो सरिता जी होती हैं उन्हें तो पूरा विश्वास था क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों के अंदर छुपा हुआ वो प्यार देख लिया था जो एक माता पिता के लिए था और वो लोग उन्हें माता पिता ही समझ रहे थे। लेकिन जो प्रेमचंद होते हैं वो जमाने से पूरी तरह से वाकिफ है और इसी वजह से वह अभी इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहते कि उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है और इतना अच्छा मकान उनका बना हुआ है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंच जाते हैं और घर जाने के बाद जो प्रेमचंद होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि चलो छोटा मोटा ऐसा सामान पैक कर लो जिससे इनको बिल्कुल भी महसूस ना हो कि हमारे पास पैसा है और इसके बाद हम लोग इनके पास ही रहकर देखेंगे क्या ये अच्छी तरह से हमें रखते हैं। अगर इन लोगों ने अच्छी तरह से हमें रखा तो उसके बाद हम अपनी सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को दे देंगे क्योंकि आज तक भी किराए के घर में रहा करते हैं और जब हमारे बेटे हमारी देखरेख नहीं कर सकते तो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात से यहाँ पर जो सरिता होती है वह भी पूरी तरह से सहमत होती है क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत सारी कोशिश कर ली थी अपने बच्चे को वापस बुलाने के लिए या फिर उन्हें उनके साथ रहने के लिए। और इसके बाद दोनों पति पत्नी दोबारा से अपना छोटा मोटा सामान पैक करते हैं और पैक करने के बाद सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर आरती फिलहाल उस घर के अंदर है और नीरज फिलहाल दुकान पर गया हुआ है। नीरज आज बड़ा ही खुश है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे नीरज वापस घर लौटता है तो उसके बाद यहाँ पर प्रेमचंद और उसकी पत्नी सरिता उसे घर के अंदर मिलते हैं और यहां पर जाने के बाद जो नीरज होता है फौरन से उनके पैर छूता है और कहने लगता है कि मां बाबूजी आज से आप लोग यहीं पर रहोगे और हम लोग आपके बेटा बहू हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो और आपकी पूरी देखरेख आज से हम ही लोग करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जो प्रेमचंद और उसकी पत्नी सरिता होते हैं वह लोग भी इस परिवार के अंदर घुल मिल जाते हैं। अब वो उन पर हक से कोई बात कहने लगते हैं और यहां पर नीरज और उसकी पत्नी आरती वो पूरी तरह से उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और हर एक बात को उनकी अच्छी तरह से माना करते हैं। और अब यहाँ पर प्रेमचंद और उसकी पत्नी सरिता की तबीयत भी काफी अच्छी रहा करती है क्योंकि यहाँ पर जो बहू आरती होती है वो दिन भर उनकी देखरेख में लगी रहा करती है और यहाँ पर ये माता पिता भी अपने बच्चों का सुख पाकर बड़े ही खुश होते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इनको यहाँ पर रहते हुए लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन 2 महीने बाद अचानक से जो प्रेमचंद होता है वह फैसला कर लेता है कि अब वह इस लड़के के नाम सारी प्रॉपर्टी करा देगा क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी तरह से देखरेख करने वाला उन्हें कोई भी नहीं मिल सकता क्योंकि इन्होंने बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं देखा है तो वो बिल्कुल से उनकी अच्छी तरह से देखरेख कर लेगा। यह सोचकर एक दिन जब सुबह सुबह नीरज अपनी रेडी को लगाने के लिए जा रहा था तो प्रेमचंद उसे रोकता है, कहता है कि बेटा आज से तुम्हें रेडी लगाने की जरूरत नहीं है और तुम आराम से घर के अंदर रहोगे और कोई भी परेशानी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बाबूजी क्या हुआ, क्यों रेडी लगाना आपको अच्छा नहीं लगता? लेकिन मैं क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, तो घर में मैं कैसे रह सकता हूं। तो यहां पर जो प्रेमचंद होते हैं वो उससे
कहने लगते हैं कि बेटा दरअसल बात वो नहीं है, बात यह है कि मेरे पास इतनी पुश्तैनी जमीन है कि जिस पर तुम आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो सारी जमीन मैं तुम्हारे नाम कराना चाहता हूं, और मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम आराम से घर को चला सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो नीरज होता है वह एकदम से हैरान हो जाता है और एकदम से मना करने लगता है। कहता है कि नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं करना, मुझे तो केवल आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि ये बात अगर आपके बच्चों को पता चलेगी तो वो लोग आकर मुझसे लड़ाई भी कर सकते हैं, और माता पिता के प्यार के लिए अगर मैं उस जमीन को रख लूंगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर जो प्रेमचंद होता है वो उससे कहने लगता है कि बेटा इतने दिनों तक ये बात हमने तुमसे इसलिए छुपा कर रखी थी ताकि हमें पता चल सके कि तुम अच्छी तरह से हमारी देखरेख कर सकते हो या नहीं, और जब हमें विश्वास हो गया है तो हम तुम्हें ही अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने तो पहले ही हमारा विश्वास तोड़ दिया है, और जब वो हमारी देखरेख ही नहीं कर सकते तो उनका प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर जो प्रेमचंद होते हैं जबरदस्ती उससे उस प्रॉपर्टी को नाम करवाने के लिए कहने लगते हैं। तो यहां पर जो नीरज होता है मजबूरन इस बात के लिए हामी भर देता है, क्योंकि पिता उससे नाराज होकर यहां से जाने के लिए बोल रहे थे। तो यहां पर जो प्रेमचंद होता है वह उस प्रॉपर्टी को नाम करवाने के लिए गांव जाता है और गांव में इस चीज के कागज बनवाने लगता है। अब जैसे वो कागज बनवाता है तो यहां पर यह बात प्रेमचंद के बच्चों तक भी पता चल जाती है, क्योंकि गांव के कुछ लोग उनके कांटेक्ट में थे, और जैसे प्रेमचंद अपनी प्रॉपर्टी को किसी अनाथ लड़के के नाम कराना चाहता है तो वो लोग इस खबर को उनके बेटों तक पहुंचा देते हैं। जब बेटे ये बात सुनते हैं तो उसके बाद फौरन से अपने माता पिता को फोन करते हैं, और फोन करने के बाद कहने लगते हैं कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है। लेकिन यहां पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा अधिकार तो तुम्हारा ही था, लेकिन जब तुम लोगों ने मेरी देखरेख नहीं की तो उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है, और तुम्हें उस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो बेटे होते हैं वह एकदम से चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा था जिसके बाद पिता ऐसा करना चाहते थे। इसके बाद यहां पर जो पिता होते हैं ऐसा कहकर फोन काट देते हैं, और यहां पर जो नीरज होता है उसे ले जाकर उस सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करा देते हैं। नीरज अब रेहड़ी तो नहीं लगाया करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी जीविका को चलाने के लिए एक अच्छा सा रोजगार खोलता है, और यहां पर वो लोग उसी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं जहां पर ये दोनों पति पत्नी अकेले रहा करते थे। वहां पर रहने के बाद जो नीरज होता है वह एक बहुत अच्छी दुकान खोलता है, जिस दुकान को चलाकर वह अपना गुजारा किया करता है। हालांकि प्रेमचंद तो उसे मना करते हैं, कहते हैं कि बेटा मेरे पास है, लेकिन यहां पर जो नीरज होता है वह कहता है कि बाबूजी मुझे काम करने दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा करता है जब मैं घर से बाहर जाया करता हूं और आपका आशीर्वाद लिया करता हूं और आकर आपका हालचाल पूछा करता हूं। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहां पर इन दोनों के जो बेटे होते हैं चारों के चारों वह अपने बच्चों और पत्नियों के साथ यहां पर आते हैं, और आने के बाद अपने माता पिता से माफी मांगने लगते हैं। जब माता पिता देखते हैं कि उनको अब फुर्सत मिल गई है, जब उन्होंने प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम करा दी है, तो वह उसके बाद उन्हें धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि माँ बाबूजी अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आप चिंता मत करो, हम लोग प्रॉपर्टी के लिए नहीं आए हैं, इस प्रॉपर्टी को तो हम इसी के नाम रहने देंगे, लेकिन ये बातें अगर बड़ा होकर हमारे बच्चों को पता चलेंगे तो उसके बाद बच्चे भी हमारे साथ ऐसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद माता पिता उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो नीरज कहने लगता है कि माँ बाबूजी अब आपने इनको माफ कर दिया है तो इस प्रॉपर्टी को भी इनके नाम करा दो, मैं इसको क्या करूंगा। लेकिन यहां पर चारों बच्चे मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, और जब तुमने माता पिता को इतना सहारा दिया है तो इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही हक बनता है। वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।